कैसे आप सभी? क्लास शुरू हो चुकी है, आप लोग भी ऑनलाइन आ चुके हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इसको। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमें भी सपोर्ट मिलेगा और आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? धर्मेंद्र, गुड इवनिंग। धर्मपाल, गुड इवनिंग बेटा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ ही रहा है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन शुरू करते हैं। इससे पहले चंद्रा शर्मा, नाइस क्लास सर, थैंक यू। आर्ट विद फन, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कमेंट्स अपन थोड़ी देर ले पाएंगे, तो जो भी अपनी ग्रीटिंग्स है अभी अपन शुरू में कर लेते हैं। और विशेष निवेदन आप लोगों से ये रहेगा कि आपका यदि कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर लेकर के आइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। संजू शर्मा, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। स्टडी विद रश्मि, रश्मि डेली क्लास आएगी क्या? हाँ, फिलहाल डेली बिल्कुल क्लास आएगी। आर लव कह रहे हैं गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल गुड इवनिंग, विद लव, लॉट्स ऑफ लव। अतुल फ्रॉम हिंडौन सिटी, गुड इवनिंग सर, हरियाणा से। नवनीत, वेरी गुड इवनिंग बेटा, बिल्कुल साथ बने रहिए, क्योंकि कमेंट्स अपन अभी लेंगे और आपका कोई रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप जरूर लेकर के आएगा, मुझे बहुत ही दिली खुशी होगी, हार्दिक खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा मुझे यदि आप कोई टॉपिक से रिलेवेंट कोई क्वेश्चंस लेकर के आएंगे तो। सर सेकेंड ग्रेड की फी क्या है? संजू, आपको इसके लिए ऐप जो है वो डाउनलोड करना रहेगा, ठीक है? स्काई एजुकेटर ऐप वो आप डाउनलोड कर लीजिए। यू शैल गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन ओवर देयर। ठीक है, सभी लोग जो हैं वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जितने जुड़ेंगे उतना ही मेरा मनोबल भी उतना ही बढ़ेगा, पूरी टीम का हमारा मनोबल जो है बढ़ेगा और उसे हम और अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, नवनीत गुड इवनिंग, अतुल गुड इवनिंग बेटा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, देखिए मिल्टन ने ये पोएम क्यों लिखी, किस मनोभाव में लिखी, बैकग्राउंड क्या है पोएम का, ये सारी बातें जो हैं आपको जाननी है। क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है सिर्फ जो प्रेस्क्राइब्ड जो पोएम है आपके सिलेबस में, सिर्फ वहीं से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पोइट की जो लाइफ है, इवन पोएम की जो बैकग्राउंड है, किन परिस्थितियों में पोएम को लिखा गया, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो उसका उपाय क्या है? उपाय सिर्फ इतना सा है, यू हैव टू बी एक्वेंटेड विद द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, कि पोएम के बैकग्राउंड से आपको बिल्कुल रूबरू होना पड़ेगा, सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम ये पूरा जो है बैकग्राउंड, पूरी पोएम, उसका पैराफ्रेज, उसका टेक्निकल पैराफ्रेज, ये सारी चीजें जो हैं अभी अपन लेंगे। ठीक है, बिल्कुल पूरा सिलेबस होगा, आप टेंशन मत लीजिए, पूरा सिलेबस होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं जॉन मिल्टन की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मिल्टन के लाइफ के बारे में जाना था। आज हम लाइफ की बातें नहीं करेंगे, उसकी बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यहाँ लेकर के आएंगे जो इस पोएम के रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड, रेलेवेंट होंगी। ठीक है, उन्हीं की अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। जॉन मिल्टन, जिनका जन्म जो है 1608 में हुआ, मृत्यु जो है 8 नवंबर 1674 को होती है,
और काफ़ी इन्होंने यात्राएं करी, एक पॉलिटिकल फिगर भी थे, और इनकी पहचान जो है अपनी पॉलिटिक्स की वजह से नहीं थी, इनकी पहचान इन्होंने जो किया एक बहुत बड़ा काम, एपिक राइटिंग, अर्थात पैराडाइज लॉस्ट जो उन्होंने लिखा था, उसी पैराडाइज लॉस्ट की वजह से इनकी पहचान बनी थी। ठीक है, पूरी दुनिया भर में इस एक वर्क ने, सिर्फ इनके इस एक वर्क ने इनको शेक्सपियर के इक्वल लाके खड़ा कर दिया, या यो कहिए कि कई मायनों में तो शेक्सपियर से भी इनको बड़ा कर दिया था, क्योंकि एपिक जो है वो तो शेक्सपियर भी नहीं लिख पाया था। ठीक है, खैर बात करते हैं इस आपके ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। ये क्या है? पहली बात तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपका एक सोनेट है। सोनेट भी कैसा है? पेट्रार्कन है, इटालियन है। आप इसको क्लासिकल सोनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, और मिल्टन ने इस चीज की काफी प्रैक्टिस करी थी इस प्रकार के सोनेट्स की, इसलिए आप इसको मिल्टोनिक सोनेट भी कह सकते हैं। अभी चर्चाएं जारी रहेंगी। ठीक है, और ये 19 नंबर का सोनेट था। अतुल ने भी कहा है कि सर ये 19 नंबर का सोनेट था। बिल्कुल इस बारे में अभी बात कर रहे हैं। मिल्टन ने कुल मिलाकर के 24 सोनेट्स लिखे थे। याद रखिएगा कितने सोनेट्स लिखे हैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखिएगा इस चीज को, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिल्टन ने कुल मिलाकर के कितने सोनेट्स लिखे हैं? ठीक है, यही अपन वर्कआउट कर लेते हैं। कुल मिलाकर के मिल्टन ने लिखे 24, और इन 24 को आप इस तरह से देखिएगा, दो भागों में बांट लीजिए। मिल्टन ने क्या किया, इनमें से जो 5 सोनेट्स थे ये इन्होंने इटालियन लैंग्वेज में लिखे, लैंग्वेज यूज्ड वाज इटालियन, और बाकी के जो 19 जो थे ये इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हैं। स्टाइल की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इंग्लिश सोनेट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं किसकी? लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। तो लैंग्वेज की यदि बात करें तो मिल्टन ने कितनी भाषाओं में सोनेट्स लिखे हैं? 2 भाषाओं में सोनेट्स लिखे हैं। कुल मिला के कितने लिखे हैं? 24 लिखे हैं। इनमें से 5 जो हैं वो इटालियन भाषा में लिखे हैं, और जो 19 सोनेट्स हैं वो किस में लिखे हैं? वो इंग्लिश में लिखे हैं। अब ये टोटल ओवरऑल जो सोनेट्स हैं, ठीक है, इनमें ये आपका जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है ये कितने नंबर का सोनेट था इसका? ये था इसका नंबर 19, याद रखिएगा। तो यहां पर कुछ चंद सवाल जो हैं आपके बिल्कुल बेसिकली आपके यहां पे तैयार हो गए हैं। पहला सवाल कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस कितने नंबर पे आता है? इसके जो 24 सोनेट्स लिखे हैं उनमें तो 19 नंबर पे आता है। कुल सोनेट्स कितने लिखे हैं? तो यह जवाब आता है आपका 24। उसमें से इंग्लिश लैंग्वेज में कितने सोनेट्स लिखे हैं? जवाब आता है 19। और इटालियन सोनेट्स कितने लिखे हैं? तो जवाब आता है 5। और एक आपको और बता दूं, टाइप ऑफ सोनेट के बारे में आपको और बता दूं, कॉर्डेट सोनेट। कॉर्डेट सोनेट, ठीक है, जो कोडा शब्द से बना है। कोडा का मतलब होता है टेल, अर्थात 14 लाइन्स हैं, उसके बाद में एक छोटी सी पंक्ति जो है और इंसर्ट करी होती है एट द एंड ऑफ द सोनेट, उसको अपन कॉर्डेट सोनेट बोलते हैं। तो उसने एक कॉर्डेट सोनेट 1 लिखा था। मिल्टन ने क्या लिखा था? एक कॉर्डेट सोनेट भी लिखा था इसने, जो इसी में इंक्लूड है। ठीक है, इसे 24 में इंक्लूड है। ठीक है, इनमें से वन ऑफ देम है वो। ठीक है, तो 1 क्या था? कॉर्डेट सोनेट था। वन ऑफ, ये इसी में से एक था। तो ये बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मिल्टन के ओवरऑल सोनेट का जो करियर है उससे रिगार्डिंग। अब सोनेट क्या है, इन सब सारी बातों की चर्चा हम यहां नहीं कर रहे हैं, मोटा मोटी बात कर रहे हैं कि सोनेट का मतलब अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 पंक्तियों की एक कविता। टाइप ऑफ सोनेट्स मैंने खूब सारे बताए हैं। कर्टल सोनेट भी मैंने बताया है, कॉर्डेट सोनेट भी मैंने आपको बताया है, सोनेट सीक्वेंस भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, और इसके अलावा जो क्राउन ऑफ सोनेट जो होता है ये भी मैंने आपको बताया है। ये सारी बातें जो हैं एक अलग से वीडियो में वो आपको
मिलेंगी हमारे YouTube चैनल पे, वहाँ पे बिल्कुल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। खैर, अब थीम की बात करते हैं, इस पोएम की थीम क्या है, इस सोनेट की थीम क्या है। तो एक्सेप्टिंग वंस फेट विद काम पैशनेट रेजिग्नेशन, बिल्कुल शांत रह करके, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रख करके, ईश्वर की जैसी इच्छा है उसको स्वीकार कर लेना। यदि आपका दुर्भाग्य है तो उसको भी स्वीकार कर लेना, और सौभाग्य है तो उसको भी स्वीकार कर लेना। अब जैसा कि टाइटल सजेस्ट कर रहा है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पे, ठीक है। अब अंधापन क्या है, सौभाग्य है दुर्भाग्य है, तो आप कहेंगे दुर्भाग्य, तो इस चीज को भी क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना। यही क्या है इस पोयम की थीम है कि ये दुर्भाग्य है, इसको भी आप ईश्वर की इच्छा मान करके स्वीकार कर लीजिए, जैसे ही हरी इच्छा, ठीक है। तो अब यहां पर, अब चलिए अगली बात पे चलते हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब मिल्टन ने ये जो सोनेट लिखा है, किसकी लाइफ पे लिखा है, खुद की लाइफ पे लिखा है या किसी अन्य व्यक्ति की लाइफ पे लिखा है? तो आपका जवाब होगा, सर ये मिल्टन ने अपने स्वयं के जीवन पर लिखा है। तो महाशय इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा फिर कि यहां पर इसने टाइटल जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्यों रखा है। सोचिएगा, शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा इस बात पे, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कि उसकी अंधता पर, उसके अंधेपन पर। इसको फिर यो लिखना चाहिए था ना, ऑन माई ब्लाइंडनेस, समझ रहे हैं, क्या लिखना चाहिए था, ऑन माई ब्लाइंडनेस, क्योंकि मिल्टन ने अपनी अंधेपन के बारे में बात करी है ना उसने। तो ऑन माई ब्लाइंडनेस इसका टाइटल क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो टाइटल है ये जॉन मिल्टन ने नहीं दिया था, है ना। इस पोएम का, इस सोनेट का टाइटल जो है, इसकी जो पहली पंक्ति है, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, ये इसका एक्चुअल टाइटल था। जब ये आपकी 1673 में पब्लिश हुई, उसके 90 इयर्स लेटर, 90 सालों बाद में, ठीक है, थॉमस न्यूटन नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने इसका टाइटल जो है अलग दिया। उन्होंने टाइटल क्या दिया, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। गौर करने वाली बात है ना, ठीक है। तो काफी गौर करने वाली बात है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस में हिज शब्द जो है ये मिल्टन का सजेस्टिव नहीं है, मिल्टन ने थोड़ी दिया था ये, ओके। खैर, आ जाते हैं इस पोएम पे। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर की एक बार बात कर लेते हैं, पूरे मीनिंग की सारी बातें भी करेंगे। यदि आप ओवरऑल देखें तो ये जो सोनेट है ये आपका एक पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्क कहां का निवासी था, इटली में रहता था, ठीक है, इसलिए इसको आप इटालियन सोनेट भी कह सकते हैं। पेट्रार्कन ने इसका प्रोटोटाइप जो एस्टैब्लिश किया, इसलिए इसको पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। और ये स्ट्रिक्टली फॉलो, जब किसी प्रोटोटाइप को एस्टैब्लिश किया जाता है और उस एस्टैब्लिश प्रोटोटाइप को जब कोई व्यक्ति क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है, तो स्ट्रिक्टली जिन रूल्स को फॉलो किया जाता है, तो इस प्रकार की चीज को आप क्या कहते हैं, क्लासिकल, शास्त्रीय। तो एक क्लासिकल सोनेट भी है। यहां इंग्लैंड में जब सोनेट जो है जब आया और इसी पेट्रार्कन स्टाइल को जब वापस फॉलो किया गया, अच्छे से फॉलो किया मिल्टन ने, तो इसका नाम मिल्टोनिक सोनेट भी पड़ गया, ठीक है। तो आप इसको पेट्रार्कन सोनेट कह सकते हैं, इटालियन सोनेट कह सकते हैं, मिल्टोनिक सोनेट कह सकते हैं, क्लासिकल सोनेट भी कह सकते हैं, और कॉन्टिनेंटल सोनेट भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टाइल की बात करें तो ये आपका किस तरह का सोनेट है, पेट्रार्कन, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर वाइज सोनेट को दो भागों में बांटा जाता है, ऑक्टेव एंड सिस्टेट। कितने भाग में बांटेंगे, दो भागों में, ऑक्टेव एंड सिस्टेट। ऑक्टेव के अंदर आपको दो क्वार्टेंस मिलेंगे। एक क्वार्टेन का मतलब क्या हो गया, ए 4 लाइन स्टेंजा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इधर ले लेते हैं अपन, ये 4 पंक्तियों का एक स्टेंजा हो गया और ये 4 पंक्तियों का एक स्टेंजा हो गया। तो आपके पास यहां पर क्या है, 1
क्वाट्रेन, ठीक है। और आपके पास यहां पर क्या है, फिर से एक 1 क्वाट्रेन। कुल मिलाकर के कितनी पंक्तियां होगी आपकी, 8 पंक्तियां होगी। तो ये 8 पंक्तियां जो हैं, ठीक है, ये किसका काम कर रही हैं, ऑक्टेव का। ऑक्टेव का मतलब क्या हो गया, स्टेंजा ऑफ 8 लाइंस, 8 पंक्तियों का एक स्टेंजा, ठीक है। फिर आगे चलें तो अगली जो 6 पंक्तियां हैं जिनको कि सेस्टेट कहा जाता है, ये सेस्टेट भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, 3-3 पंक्तियों के स्टेंजा में बटा हुआ है। ये जो पहली 3 पंक्तियां हैं, तो ये आपके लिए क्या, एक सेस्टेट है, ठीक है। फिर से अगली 3 पंक्तियां, ये भी आपके लिए क्या है, एक सेस्टेट है, सॉरी टर्सेट है। सेस्टेट नाम गलती से निकल गया मुंह से, वापस लिख देते हैं इसको। इसमें आपके पास क्या है, एक तो ये आपका टर्सेट हो गया, टर्सेट का मतलब स्टेंजा ऑफ 3 लाइंस, और ये आपका एक क्या हो गया, 3 लाइन स्टेंजा टर्सेट हो गया। इस तरह से आपके पास ये कुल मिलाकर के जो 6 पंक्तियां हैं, इनका जो स्टेंजा तैयार होता है वो क्या कहलाता है, वो आपके लिए कहलाता है सेस्टेट। तो किसी पेट्रार्कन स्टाइल के सोनेट में आपको स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो आपको 2 चीजें देखने को मिलती हैं, एक तो होता है ऑक्टेव और एक होता है सेस्टेट। ऑक्टेव के अंदर आपको 2 क्वार्टरेंस मिलेंगे और सेस्टेट के अंदर आपको 2 टर्सेट्स मिलेंगे। क्लियर है। अब यदि आप इनकी राइम स्कीम्स की बात करें तो वो भी बात कर लीजिए। इसकी जो राइम स्कीम है वो इस तरह से रहेगी, मैं यहां लिख लेता हूं, यहां ए बी बी ए, फिर से लेते हैं ए बी बी और ए बी बी ए बी बी ए। फिर इधर चलेंगे तो सी डी ई और सी डी ई। ये आपकी क्या रहेगी, इसकी राइम स्कीम रहेगी। आपको याद रखना है, आपको इसकी राइम स्कीम को क्या रखना है, बिल्कुल बाय हार्ट करना है, याद रखना है, ठीक है। भले आप ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या भले ही आप ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और अन्य एग्जाम की भले ही रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ये जरूर आपको याद रखना है राइम स्कीम। अब देखिए ऑक्टेव में क्या होता है और सिस्टेट में क्या होता है, उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, तो ये पोएम जो है आपको समझने में काफी आसानी रहेगी। ऑक्टेव पार्ट जो होता है उसके अंदर किसी विचार को, किसी थॉट को लिया जाता है। सिंगल थॉट रहेगा, याद रखिएगा, क्या रहेगा, सिंगल थॉट जो है यहां पर रहेगा। कभी भी सोनेट के अंदर एक से ज्यादा थॉट्स जो है या इमोशन जो है उनको नहीं लिए जाते हैं। सिंगल थॉट, सिंगल इमोशन या सिंगल प्रॉब्लम इत्यादि इत्यादि उनको लिया जाता है, सिंगल होना चाहिए। तो यहां पर एक सिंगल इमोशन को लिया गया है, एक सिंगल थॉट को लिया गया, सिंगल प्रॉब्लम को लिया गया है। 8वीं पंक्ति तक पहुंचते पहुंचते अर्थात ऑक्टेव के अंत तक पहुंचते पहुंचते उस प्रॉब्लम को बिल्कुल क्या किया जाता है, उसकी हाइट तक पहुंचाया जाता है, उसके चरम तक, उसके पीक तक पहुंचाया जाता है। एंड देन आफ्टर इन सेस्टेट, सेस्टेट के अंदर उसको ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन जो है वो दिया जाता है। ओम पुरी प्रणाम, खुश रहें वत्स, खुश रहें। खैर, तो ये बात रही किसकी, आपकी ऑक्टेव की और सिस्टेट की। तो ऑक्टेव के अंत तक आप क्या करते हैं, किसी थॉट या इमोशन को उसके चरम तक पहुंचा देते हैं, या इसको आप कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ थॉट, अर्थात थॉट को पूरी तरह से क्या करते हैं, डेवलप कर देते हैं, या प्रॉब्लम को पूरी तरह से डेवलप कर देते हैं। एंड देन आफ्टर इन द सिस्टेट पार्ट you just give a gradual solution to the problem। उस प्रॉब्लम का आप धीरे धीरे क्या करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं।
लेकिन इसके उलट शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है उसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं और लास्ट में कपलेट होता है। उस कपलेट के अंदर ऑल ऑफ ए सडन आप क्या करते हैं, वहां पर आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। खैर को आपको इसी तरह से याद रखना है। और वैसे यदि आप एक कोई तरीका ढूंढना चाहे तो मैं एक सजेस्ट कर देता हूं तरीका, क्या पता आप लोगों के लिए काम कर जाए। देखिए इसको पढ़िएगा आप ABBA, इसको आप अब्बा ऐसे पढ़ सकते हैं ना, अब्बा, फिर से अब्बा, ठीक है। तो अब्बा अब्बा और CDE, इसको CDE की वजह सड़े ऐसे याद कर लो यार, ठीक, याद ही करना हो तो। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना कि यार शेक्सपियरियन स्टाइल की जो राइम स्कीम है वो क्या रहेगी, इसकी क्या रहेगी, तो ऐसे इसको याद कर सकते हो, अब्बा अब्बा सड़े सड़े, ऐसे इसको याद कर सकते हो। क्लियर? मैंने एक सजेस्ट किया है, तरीका आपके लिए काम करता हो तो ओके है, ठीक है, अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है। What is the poem about? ये पोएम जो है किस बारे में है? एक्चुअल में ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है एक पेट्रार्कन सोनेट है, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज मिल्टोनिक सोनेट या इटालियन सोनेट या क्लासिकल सोनेट और कॉन्टिनेंटल सोनेट्स, ये नाम पहले भी मैंने अभी आपको बोले थे। इट इज रिटन इन अ लिरिक फॉर्म, सोनेट जो होता है लिरिक ही होता है अपने आप में, ठीक है, लिरिक फॉर्म में है। The poem was written in about 1652, लिखी 1652 के लगभग गई थी, जब मिल्टन अंधा हो गया था। मिल्टन जब 44 वर्ष का था तब वो, ठीक है, तो मिल्टन जो है 1652 तक क्या हो गया था, पूरी तरह से अंधा। और ये सोनेट नंबर 19 के रूप में लिखी गई थी, द ईयर व्हेन मिल्टन बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 45। ये भी आप एक तथ्य जो है याद रखिएगा कि 1652 में जब मिल्टन की आयु कितनी थी, 44 वर्ष थी, तब वो अंधा हुआ था। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो घुमा करके कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिल्टन अंधा कब हुआ, तो जवाब होगा 1652। मिल्टन जब अंधा हुआ तब उसकी आयु क्या थी, तो जवाब होगा 44 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ये दो तरह से पूछ सकते हैं। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1673 एज सोनेट नंबर 16। 1673 में ये पब्लिश होता है। अब आगे चलिए, हु इज स्पीकर और स्पीकिंग, ये पोएम जो है कौन बोल रहा है, ठीक है, इस पोएम को कौन प्रेजेंट कर रहा है, इसके स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है, तो मिल्टन खुद है। और जब कोई व्यक्ति, जब कोई राइटर, जब कोई लेखक खुद अपने आप को अपनी इस कृति में, अपनी रचना में अपने आप को शामिल कर लेता है, तब आपका जो वर्क है, जो रचना है, वो कौन सी श्रेणी में रखी जाती है, तब उसको रखी जाती है ऑटोबायोग्राफिकल। स्वयं के बारे में बात कर रहा है, ऑटोबायोग्राफिकल है, सब्जेक्टिव पोइट्री का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? सब्जेक्टिव पोइट्री का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट पर्सन नरेटर है, ए ब्लाइंड मैन, जो कि मिल्टन खुद है, ठीक है। व्हाट इज द लोकेशन और सेटिंग ऑफ द पोएम, पोएम का बैकग्राउंड क्या है, कहां इसकी लोकेशन है, सेटिंग कहां है, तो भैया सारा सब कुछ यहां है। कहां है? सारा सब कुछ मिल्टन के दिमाग में है। द पोएम डजंट टेक प्लेस एनी स्पेसिफिक सेटिंग, मच ऑफ द पोएम सीम्स टू टेक प्लेस विद इन पोएट्स माइंड, ठीक है, पोएट के माइंड में ही सारा सब कुछ चल रहा है। ये जो विचार द्वंद्व चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पूरा। कविता के सारांश की यदि आप बात करें तो मैंने सारांश जो है थोड़ा सा आपके लिए लिख दिया यहाँ पे, कि इंग्लैंड के महान कवि थे मिल्टन, ठीक है, मैं आपको अपने अंदाज में बता देता हूँ, ठीक है। तो मिल्टन जो था अपने जमाने के काफी फेमस पोइट थे, लेकिन जब उन्होंने ये रचना लिखी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, या व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब ये रचना उन्होंने लिखी थी तब ये इतने प्रसिद्ध और चर्चित नहीं थे। सर मिल्टन कौन से पीरियड का पोइट था भैया? रिनेसा में लिया उसको, ठीक है, रिनेसा बहुत बड़ा है। पीरियड्स की बात करेंगे, खैर अतुल पीरियड्स की बात करेंगे। बहुत अच्छा वैसे सवाल है आपका, ठीक है, इसको रिनेसा में। खैर आगे बात करते हैं। तो मिल्टन उस वक्त इतना फेमस नहीं था। अब
मिल्टन की ख्वाहिश तो हमेशा से थी कि मैं कुछ महान लिखूं, महान उसने आगे चल करके लिखा भी था। क्या लिखा था? पैराडाइज लोस्ट लिखा था। ये महान कुछ अच्छा लिखने की चाहत, कुछ महान लिखने की चाहत पहले से थी। ये काफी स्टूडियस पर्सन था, ये बहुत पढ़ता लिखता था, ठीक है। इसने एपिक लेखन पहले भी प्रारंभ कर दिया था, काफी पहले, लेकिन बाद में वो जो थीम जो थी वो उसको जमी नहीं। इसे गन पाउडर प्लॉट, नाम सुनिएगा, आई रिपीट माई सेल्फ, गन पाउडर प्लॉट। गन पाउडर प्लॉट जो है उसके पर इसने एपिक लेखन प्रारंभ भी कर दिया था, यानी कुछ महान लेखन का कार्य इसने प्रारंभ कर दिया था। लेकिन बाद में इसको लगा यार नहीं, बात बनेगी नहीं, तो उसने उसको आइडिया को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। फिर जब अंधा हो गया, अंधा होने के बाद में, ठीक है, 1658 में उसने लिखना शुरू किया था आपका पैराडाइज लोस्ट। ओके, पैराडाइज लोस्ट उसने 58 में लिखना शुरू किया था। तो पहले से लगता था उसको, एक इंट्यूशन, मन में एक भाव था, उसके इंट्यूशन बार बार जागृत होती थी, उसको लगता था, एक इशारा, क्लू मिलता था गॉड की तरफ से कि तू कुछ अच्छा लिखने के लिए बना है। तो मिल्टन इसी विचार को यहां पर भी लेकर के आता है। जब ये अंधा हो जाता है, अंधा होने के बाद में फिर भी उसको लगता रहता कि मैं तो कुछ अच्छा लिखने के लिए, अच्छा करने के लिए बना था, लेकिन अभी तक तो मैं कर नहीं पाया। और अब चूंकि मैं अंधा हो चुका हूं, फिर मैं इस कार्य को, और कौन से कार्य को, कुछ महान लिखने के कार्य को, इसको अंजाम कैसे दूंगा? तो थोड़ा सा एक मन में शिकायत का भाव जो है भगवान के प्रति, ठीक है, वो जागृत होता है। तब अंदर से फिर से एक और आवाज उसके उभर करके आती है, उसका धैर्य, उसका पैशन जो है वो कहता है कि भैया रुको, ईश्वर जो है उसे तुम्हारी इन सेवाओं की, तुम्हारी इन महान कृतियों की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। भले ही ईश्वर ने तुम्हें टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री दिया होगा, लेकिन ईश्वर को तुम्हारे इस टैलेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहता है, बस उसका तो काम क्या है, लोगों को टैलेंट बांट देता है और फिर वापसी में उसको, बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। फिर मिल्टन के मन में विचार आता है कि जो लोग ईश्वर की मर्जी को स्वीकार कर लेते हैं वो भी ईश्वर की बहुत ही अच्छी सेवा करते हैं। तो ईश्वर ने मुझे ये जो सजा दी है, अब किस वजह से दी है वो एक अलग बात है, ठीक है, या फिर ये मेरा जो अंधापन मुझे बख्शा है, अंधापन मुझे दिया है, तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। और इस एक डेफिशिएंसी के बावजूद भी मैं अपना प्रयास करूँगा कुछ अच्छा लिखने का। तो इस तरह से ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है, क्योंकि मिल्टन बाय नेचर क्या था, रिलीजियस पोइट था। जैसे हम लोग जो होते हैं, हम लोग मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग मान लीजिए, या कोई भी मान लीजिए इंसान, ठीक, हम लोग से मतलब मेरा मतलब इंसानों से जो कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग होते हैं, उनके मन में हमेशा एक भाव ऐसा जागृत रहता है कि यार मैंने कहीं ऐसा कर दिया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, मैंने ये कर दिया तो ईश्वर नाराज हो जाएंगे। तो वैसे ही भाव जो है मिल्टन के मन में आता है कि जब वो ईश्वर के प्रति शिकायत करता है तो उसके मन में भाव आता है कि कहीं ईश्वर फिर से नाराज नहीं हो जाए। तो अपने आप को पूरी तरह से क्या कर देता है, ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है। और इसी समर्पण भाव को फिर वो जाहिर करता है कहाँ पे, पैराडाइज लोस्ट नामक एपिक में, जिसमें कि 10,000 नहीं 11,000 से ज्यादा पंक्तियां हैं, ठीक है, वहां पर जाहिर करता है। क्योंकि तब भी उसके ईश्वर के प्रति ही लगन थी, भक्ति थी, जिसको ये प्रेजेंट करना चाहता था। खैर आगे बढ़ते हैं, ये आपका सारांश रहा इसका। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मैंने यहां पर देखिए आप लोगों के लिए क्या किया है कि एक एक स्लाइड में सिर्फ एक एक या दो दो पंक्तियां ली हैं, ठीक है, ताकि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, अच्छे से आपको बता सकूं। क्लियर? तो आप लोग चाहें तो अपनी बुक जो है साथ में रख सकते हैं, जो टेक्स्ट जो है उसको साथ में रख सकते हैं, और फिर पढ़िए, तल्लीनता के साथ में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। पूरा पैराफ्रेज भी अपन करेंगे, साथ में कुछ टेक्निकल जो चीजें आएंगी अपन उनको भी लेते हुए साथ में चलेंगे, अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं। तो पहली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। पहली पंक्ति क्या कहती है, When I consider how my light is spent, ठीक है। अब पहली पंक्ति पर जाने से पहले एक चीज मैं चूक गया था, उस चीज को पे मैं आपको वापस लिए चलता हूं। लेकिन एक बार, अभी मैं थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर की आपसे बात कर रहा था इसकी,
मैं लिखा भी था, उस वक्त तो दिमाग में था, बाद में बात निकल गई थी दिमाग से। ये जो मैं आपको ऑक्टेव और सेस्टेट बता रहा था ना, इसी के साथ में एक चीज अपने को और करनी थी कि इस पोएम में, इस सोनेट में जिस मीटर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, उस मीटर का नाम क्या है? इस पिछली वाली स्लाइड पे ले लेते हैं जहां से पोएम शुरू होती है। ओह, स्पेस कम है, चलिए वापस वहीं चलते हैं। जिस मीटर को यूज किया गया है वो आपका आयम्बिक पेंटामीटर। इसको यूं लिख देते हैं, चलो सेम स्पेलिंग ही कर देते हैं, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर इसमें यूज किया गया है। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है एक बार सुन लीजिएगा। पहली बात तो सोनेट की कोई जो पंक्ति होती है उसके अंदर 10 सिलेबल होते हैं, 10 सिलेबल्स होते हैं। कितने सिलेबल होंगे? 10 सिलेबल्स होंगे। शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। हाँ अतुल, आयम्बिक पेंटामीटर बिल्कुल करेक्ट, सही जवाब आपका। अब ये जो सिलेबल्स हैं, पहले अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। काउंट कीजिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो इसका एक जोड़ा बनता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक फूट बोलते हैं। इसके अलावा हम इसे क्या नाम देते हैं? आयाम। क्या नाम देते हैं? आयाम भी इसको नाम देते हैं। तो ये कितने जोड़े हो गए? 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 को आप पेंटा भी बोलते हैं, 5 को आप क्या बोलते हैं? पेंटा भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये पेंटा भी कैसा है? आयाम से जुड़ा हुआ है, इसलिए आयाम्बिक है और मीटर इसमें इस्तेमाल हुआ है। ये बात मुझे थोड़ी सी आपको उस वक्त बतानी थी, तो थोड़ा सा फ्लो में मैं आगे निकल चुका था, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल हुआ है। आयम्बिक पेंटामीटर में कितने फीट होते हैं? 5 फीट होते हैं। या कितने आयाम होते हैं? 5 आयाम होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? 1 फुट का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा, उसके बाद में स्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पहली पंक्ति की तरफ। अब चलेंगे अपन, आ जाते हैं। When I consider how my light is spent, तो सबसे पहले देखिए when I कौन है? ये मिल्टन खुद है भैया, मिल्टन खुद है, ठीक है। अब जब पोएट ने खुद को इसमें इन्वॉल्व कर लिया है तो आपकी पोयम जो है वो कैसी हो गई है? ऑटोबायोग्राफिकल हो गई है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल बताऊं आपको, नोट कर लीजिएगा इसको, शायद किसी बुक में ना मिले आपको, कि मिल्टन ने ये जो अपने लिए जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज किया है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अर्थात आई, और उसकी फैमिली में से, आई की फैमिली में मी भी हो सकता है, माई भी हो सकता है, माई सेल्फ भी हो सकता है, माइन भी हो सकता है, ठीक है। ये जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जो उसने यूज किए हैं, कितने यूज किए हैं? बिल्कुल याद रखिएगा, इस सवाल को पूछा जा सकता है कभी, कितने इसने यूज किए हैं। मोटा मोटी आप इसमें टेक्स्ट में जाइए और देखिए, मुझे आंसर पता है लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसमें देखिए और देख करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। या फिर लास्ट में मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ओके। याद रखिएगा क्वेश्चन। तो व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये अपनी मुख्य पंक्ति है। व्हेन जब, आई मुझे, कंसिडर या मैंने, कंसिडर एंड जाना जब मुझे पता चला, ठीक है, जब मैंने सोचा इस बारे में, कंटेम्पलेट किया, रिफ्लेक्ट ऑन, थिंक अबाउट, पॉन्डर ऑन, पॉन्डर ओवर, जब मैंने इस विषय में सोचा, जब मैंने इस बारे में देखा, सोचा, पता चला, क्या पता चला? हाउ, कि कैसे, माई लाइट, अब लाइट शब्द जो है उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसके अर्थ निकलते हैं। हाउ माई लाइट इज स्पेंट, फिलहाल एक अर्थ ले लीजिए आई साइट,
यहां लाइट का अर्थ क्या है? रोशनी। रोशनी कौन सी? आंखों की रोशनी। इज स्पेंट, स्पेंट यानी यूज्ड अप, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड भी आप इसको बोल सकते हैं, यानी खत्म हो जाना। जब मुझे पता चला कि मेरी आंखों की रोशनी क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब चलिए वापस आइए। इसमें लाइट शब्द जो है इसका अर्थ एक तो क्या है? आई साइट, इसका अर्थ लैंप, रोशनी भी होता है। ठीक है, यहां एक अर्थ इसका टैलेंट भी निकल रहा है कि मेरा टैलेंट है, और एक अर्थ इसकी लाइफ भी निकल रही है। ठीक है, अब लाइट इसका अर्थ जो है रोशनी नहीं है, कुछ और है, किसी और चीज के साथ इसको कंपेयर किया गया है। ठीक, लाइक और एज जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। दैट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। ये किसका एग्जाम्पल? आपका मेटाफर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैंने पहले से ऑलरेडी आपके लिए स्लाइड पे यहां पे लिख दिया है कि ये क्या है? मेटाफर है। ठीक है, तो पहली पंक्ति में ही हमें फिगर ऑफ स्पीच के भी दर्शन हो गए हैं। When I consider how my light is spent, जब मुझे पता चला, जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है। ठीक है, और एक चीज और, यहां पर पन उसका भी इस्तेमाल किया गया है। अब पन का मतलब क्या होता है? श्लेष अलंकार। ठीक है, जहां एक शब्द के दो अर्थ निकले या दो, तो उसको भी आप पन या श्लेष अलंकार कहते हैं। तो मेटाफर के अलावा आपको पन के दर्शन भी यहां पर हो ही रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। एयर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि जब मुझे पता चला कि मेरी रोशनी जा चुकी है। एयर, एयर ओल्ड इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, अब ये भाई साहब खुद जो है ये 17वीं सदी के थे, और ये ERE एयर जो है ये पहले से चला हुआ आ रहा है शब्द। ठीक है, इस शब्द का इस्तेमाल जो है चौसर के जमाने में भी होता था, ओल्ड इंग्लिश का शब्द है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? बिफोर। एयर मीन्स बिफोर। तो बिफोर हाफ माई डेज, हाफ माई डेज का मतलब हाफ ऑफ द पीरियड ऑफ माई लाइफ। अभी इसको यूं समझिए कि मिल्टन जिस जमाने का पोइट था, 17वीं सदी का था, तो उस वक्त जीवन प्रत्याशा जो है लगभग 100 वर्ष के लगभग रही होगी। मतलब मेरा कहने का आशय यह है कि उस वक्त लगभग व्यक्ति जो है 100 वर्ष तक की आयु लगभग कवर करते थे। अब ये भाई साहब जो है 44 वर्ष की आयु में क्या हो गए हैं? अंधे हो गए हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि एयर यानी बिफोर हाफ माई डेज, डेज का मतलब लाइफ, कि मेरा जो आधा जीवन बीता नहीं उससे पहले ही मैं क्या हो गया हूं? अंधा हो गया हूं। समझ गए अभी आप? ठीक है, एयर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। अब ये दुनिया मेरे लिए कैसी हो गई है? डार्क हो गई है, एंड वाइड, पहले उस पर भी चलेंगे अभी, है ना। तो क्या कहना चाह रहा है कि जब कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है तो अंधे होने के बाद में उसके लिए दुनिया जो है कुछ और भी ज्यादा क्या हो जाती है? ग्लूमी, दुखदाई हो जाती है। तो वाइड शब्द जो है वो इस दुखदाई शब्द को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू। ठीक है, अब यहां पर आप टेक्निकली बात कीजिए तो ये देखिएगा, डेज इन दिस डार्क, डेज का डी और डार्क का डी, जब आसपास के शब्दों में इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल ऑफ अलिटरेशन, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार का एक एग्जाम्पल तो ये है। दूसरा वर्ल्ड एंड वाइड, वर्ल्ड एंड वाइड, ये भी किसका आपका एग्जाम्पल है? अलिटरेशन का एग्जाम्पल है। एयर हाफ माई डेज इन दिस वर्ल्ड एंड वाइड, फिर से एक बार पहली पंक्ति पे चलेंगे, कनेक्ट करेंगे इनको आपस में। तो व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मुझे पता चला कि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, वो भी कब? जब मैंने अपना आधा जीवन पूरा नहीं किया, उससे पहले ही जा चुकी है, और ये पूरी की पूरी दुनिया जो है मेरे लिए बिल्कुल दुखदाई और अंधकारमय हो चुकी है। ठीक है, धर्मपाल कह रहे हैं कि इसमें इन्वर्शन का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल हुआ भैया, इन्वर्शन का प्रयोग हुआ। अभी मैं बताने वाला था आपको
इन्वर्शन का मतलब आप क्या कर रहे हैं, इसको वर्ब को जो है पहले लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। खैर आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए डार्क वर्न एंड वाइट जो है ये इंफेसाइज कर रहा है हिज डिस्पेयर एंड लोनलीनेस, अपनी निराशा को, कि अंधा होना किसी व्यक्ति को खुशी देगा क्या, बिल्कुल नहीं देगा। एंड इसका लोनलीनेस, अब अंधा हो गया तो अब अंधे व्यक्ति को तो कुछ दिखाई नहीं देगा, तो अपने आप को उस अंधेपन में अकेला ही महसूस करेगा। तो एक बहुत ही अक्यूट, ठीक है, वर्ड एंड वाइड, इसको भी क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे भी आप एक बार अपनी आंखें बंद करके देख लीजिए, आंखें बंद करने के बाद में आपको दुनिया वैसे ही क्या नजर आती है, अंधकारमय नजर आती है। तो एक अंधे व्यक्ति के लिए तो पूरी दुनिया वैसे ही क्या है, अंधकारमय है। लेकिन खास तौर से याद रखिएगा, ठीक है, एक तो ऐसा व्यक्ति है और दूसरा एक वो व्यक्ति, तकलीफ नहीं होती भाई, तकलीफ उसको होती है ज्यादा जो पहले देख सकता था लेकिन अब नहीं देख सकता। आंखें बंद करके घूमो तो पता चल मन ही मन में क्या चल रहा होगा, कैसी वेदना जो है, ठीक, उसका एहसास कर रहा होगा, उसको आप फिर फील कर पाएंगे। ठीक है, तो अगली पंक्ति में चलते हैं आगे। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और कहता है मैं अंधा हो गया हूं, जीवन काल आधा भी पूरा नहीं किया है, उससे पहले अंधा हो गया हूं, और ये पूरी दुनिया जो है मेरे लिए अंधकारमय हो गई है, निराशामय हो गई है, लेकिन फिर भी मेरे साथ एक टैलेंट है, मेरे अंदर क्या है, एक टैलेंट है। ठीक है, एंड दैट वन टैलेंट। अब पहले इस टैलेंट शब्द पे, इस पे मैं जरूर बात करूंगा। ये टैलेंट शब्द जो है इसके कोइन भी कह सकते हैं आप इसको, दूसरा इसका मीनिंग जो है पोएटिक जीनियस भी है, और तीसरा इसका मतलब जो है ईश्वर के द्वारा आपको जो प्रतिभा बख्शी गई है, अर्थात गॉड गिवन जो फैकल्टी है, उसको भी आप क्या कहते हैं, टैलेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसके तीन मायने यहां पे निकल रहे हैं। अब थोड़ी सी विशद व्याख्या इसकी करते हैं, आगे मैंने कुछ और आपके लिए लिया है, यहां आप देखिएगा। धर्मपाल बिल्कुल यार, आप तो पन के पीछे पड़ गए। ठीक है, बिल्कुल पन भी है भाई, पन भी है, कुछ और भी है धर्मपाल, कुछ और भी है, ढूंढ के लाओ। रेफरेंस यहां देखिएगा, टैलेंट शब्द जिसका मैं मुद्रा के संबंध में बात करता, कॉइन के संबंध में बात कर रहा हूं, उसके बारे में देखिएगा। बाइबल जो है काफी लोगों ने लिखी है, बहुत सारे लोगों ने बाइबल को लिखा है। ठीक है, इसमें से एक मैथ्यू नाम से एक महाशय हैं, उन्होंने भी बाइबल लिखी है। ओल्ड टेस्टामेंट जो उससे लिखी गई है, न्यू टेस्टामेंट है उससे लिखी गई है, इंग्लिश बाइबल है, पता नहीं कौन कौन सी है। तो एक जिक्र जो है आता है बाइबल में, प्रकाश पटेल कह रहे हैं लिटरेरी पीरियड की क्लास लगाओ, वो भी लगाएंगे भाई, वो भी लगाएंगे। खैर पहले सुनिए मेरी बात, मुझे कंप्लीट करने लेने दीजिए। देखिएगा, इसमें जो टैलेंट का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो मैं जिक्र लेकर के आ रहा हूं बाइबल में। एक पैराबल है, एक शिक्षाप्रद कहानी है, पैराबल ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, उसकी शिक्षाप्रद कहानी है। कौन सी बाइबल है? ठीक है, ये बाइबल है मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है, उसका रेफरेंस मैंने ऊपर लिख रखा है यहां पे। तो उस बाइबल में टैलेंट का अर्थ क्या है? ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक, जो पुरानी जो ग्रीक लैंग्वेज है, उसमें टैलेंटन, जिसका अर्थ स्केल एंड बैलेंस, अर्थात वजन करने वाला जो कांटा होता है ना, उसको भी बोलते हैं। आगे बढ़िए। was a unit of weight of approximately 80 pounds। ठीक है, और ये वजन होता था। टैलेंट क्या होता था? वजन होता था। अब एक टैलेंट का मतलब पता आपको क्या था? 80 पाउंड, 36 किलोग्राम हो गया। दूसरा इसका अर्थ देखिए, एंड व्हेन यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ मनी, जब आप यूनिट ऑफ मनी, मुद्रा के रूप में, करेंसी के रूप में बात करें, तो वॉज वैल्यूड फॉर दैट वेट ऑफ सिल्वर। तो इसका मतलब यह हुआ जो 36 किलो जो वजन है ना, उसके बराबर की चांदी। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। और एज ए यूनिट ऑफ करेंसी, करेंसी के तौर पे यदि आप बात करें, ठीक है, तो अ टैलेंट वॉज वर्थ अबाउट 6000 देनारी। ये एंशियंट जो ग्रीक है, रोमन साम्राज्य है, वहां पर दिनारी नाम से उस वक्त मुद्रा चलती थी।
ठीक है, और एक टैलेंट जो है कितने के बराबर होता था? 6000 दिनारी के बराबर होता था। तो भैया एक टैलेंट का मतलब एक छोटा सा कोई सिक्का नहीं है, एक टैलेंट का मतलब बहुत बड़ी धनराशि है यहां से। अब तो समझ गए होंगे आप। अब जो पैरेबल है उसमें क्या कहा गया, पहले आप उसको थोड़ा सुन लीजिए, तो मिल्टन की बेबसी जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि मिल्टन ने बहुत सारे अल्यूशंस, अल्यूशन का मतलब संकेत, इशारे किए हैं बाइबल्स की तरफ, क्योंकि बड़ा धार्मिक व्यक्ति था यार, तो खूब पढ़ रखा था उसने, है ना। सर लिटरेचर वर्ड टू वर्ड पढ़ाओगे यार, अच्छे से पढ़ाएंगे यार, ठीक है, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। इंग्लिश विद डोल सर, ओके, समझ गए आप। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वैसे ही उसको पढ़ाया जाएगा, आपकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। खैर, मैं जो बात कह रहा हूँ उसको कंप्लीट करता हूँ। अब जो टैलेंट शब्द है, मिल्टन की बेबसी जो आपको समझ में आएगी कैसे। जो बाइबल की जो कहानी है उसमें क्या होता है, एक जो सेठ है, ऐसे मान लीजिए जमींदार हैं, बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिख रखा है पूरा, आप बाद में पढ़ सकते हैं इसको। एक मालिक है, उसके पास काफ़ी सारे नौकर हैं। वो क्या करता है, एक लंबी एक यात्रा पे जा रहा होता है कि मुझे एक लंबी यात्रा पे जाना है। तो जाने से पहले वो क्या करता है, अपने 3 नौकरों में थोड़ा विश्वास जताता है और अपनी प्रॉपर्टी जो है, अपना धन जो है उनको बांट के जाता है। जो पहला जो सर्वेंट होता है उसको वो 5 टैलेंट अर्थात 5 वो जो धनराशि है ना, 5 टैलेंट के इक्वल जो धनराशि वो देता है। अब सोचो 5 टैलेंट के इक्वल धनराशि का मतलब क्या हो गया, 30,000 देनारी नाम की मुद्रा, वो भी चांदी की, ठीक है, तो बहुत ज्यादा। दूसरा जो सर्वेंट होता है उसको देता है 2 टैलेंट, और जो तीसरा जो सर्वेंट है उसको देता है 1 टैलेंट। अब देखिए होता क्या है, ये देखिए यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये मालिक है, ये अपने ये काउंट कर रहा है एक नौकर, ठीक है, ये मालिक है, यात्रा पर जाने से पहले इस बक्से में से निकाल करके इनको देखो खूब सारी धनराशि जो है दे रहा है। ये 3 सर्वेंट इधर खड़े हैं, आप इनको देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इन तीनों को इस तरह से धनराशि जो दे देता है। कैसे कैसे दी, अभी मैंने आपको बता दी। पहले सर्वेंट को कितनी दी, 5 टैलेंट, दूसरे सर्वेंट को 2 टैलेंट, और तीसरे सर्वेंट को कितना दिया उसने, तीसरे सर्वेंट को 1 टैलेंट इसने दिया। अब क्या होता है, अब राजा जो है लंबी दूरी यात्रा पे चला गया, फिर काफी लंबे वक्त बाद में 2-4 साल बाद में वापस लौट करके आता है। इसी दरमियान ये जो इनके सर्वेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो सुन लीजिए। जो पहला सर्वेंट और दूसरा सर्वेंट जो है वो इस धनराशि को इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट, एंड दे जस्ट डबल इट अप, और उस धनराशि को दुगुना कर देते हैं, ठीक है। 5 टैलेंट वाले ने उसको 10 कर दिया, 2 वाले ने इसको 4 कर दिया। लेकिन जो तीसरा जो सर्वेंट था, इसने क्या किया, उस धनराशि को जमीन में गाड़ दिया, ठीक है। उसको खुद की क्षमताओं पे भरोसा नहीं था, आलसी था, ठीक है। और आलस्य जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है भैया, विल हनीकॉम आपने पढ़ा होगा, स्पेक्टेटर क्लब, विल हनीकॉम, उसमें एक सेंटेंस भी है कि मोर नेशंस हैव बीन डिस्ट्रॉयड नॉट बाय स्वॉर्ड बट बाय स्लॉथ, कि बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे राष्ट्र जो हैं बर्बाद हुए हैं तलवारों से नहीं, सिर्फ आलस्य की वजह से बर्बाद हुए हैं। तो ये भी भैया कुछ ऐसा ही व्यक्ति था, तीसरा सर्वेंट, थर्ड सर्वेंट, ठीक है, जिसने धनराशि को जमीन में गाड़ दिया और किसी काम में नहीं लिया। जब मालिक वापस लौट करके आता है तो फिर वो देखता है, उनसे हिसाब किताब मांगता है, अकाउंट्स मांगता है, लेखा जोखा विवरण मांगता है। अकाउंट शब्द का इस्तेमाल हमारी इस पोएम में भी हुआ है। तो अब देखिए इस तस्वीर में, देखिए अब तस्वीर बयान कर रही है ना, ये जैसे मालिक है, ये 2 सर्वेंट जो है ये इसको दे रहे हैं कि देखो हमने आपकी राशि को डबल कर दिया, और जबकि देखिए तीसरा ये इधर देखिए, ये जमीन में से गाड़ रखा था इसने, वो निकाल के लेके आ रहा है, ठीक है। अब मालिक क्या करता है, अब मालिक, ये जो व्यक्ति
जिसने क्या किया, जिसने इसको मुद्रा को जमीन में गाड़ दिया था, उस धनराशि को जमीन में गाड़ दिया था, उसको सजा देता है, पनिशमेंट, उसको निकाल देता है, ठीक है, पनिशमेंट देता है। और बाकी के जो दो हैं, ठीक है, उनको उनकी प्रेज करता है, प्रशंसा करता है, उनको पुरस्कार देता है, इनाम देता है, और जो एक टैलेंट इसको दिया था वो भी लेकर के पहले वाले को दे देता है। अब मिल्टन जो है उसको समझिएगा, मिल्टन ने क्या किया, मिल्टन अपने आप को उस पैरेबल के अंदर जो थर्ड सर्वेंट है उसके साथ कंपेयर करता है। यह भी एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। मिल्टन कंपेयर्स हिमसेल्फ विद द थर्ड सर्वेंट इन द पैरेबल ऑफ द क्राइस्ट इन द बाइबल मेंशन्ड बाय मैथ्यू, है ना। मैथ्यू ने जो जिक्र किया है ना बाइबल में, तो वहां पर मिल्टन अपने आप को कंसिडर किससे कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है, अपने आप को किसकी जगह रख करके देख रहा है, उस थर्ड सर्वेंट की जगह रख करके देख रहा है। क्लियर। तो चलिए वापस लौटते हैं, पंक्ति क्या थी उस पे चलते हैं पहले तो। एंड दैट वन टैलेंट, कि वो एक टैलेंट। अब यहां इस पोएम में कौन सा मीनिंग निकल रहा है, मीनिंग जो निकल रहा है वो है इसका पोइटिक जीनियस, पोइटिक टैलेंट, टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएट्री, विच इज डेथ टू हाइड। इसको आप विच इज हाइड टू डेथ ऐसे ही पढ़ सकते हैं। और इसका मीनिंग देखिए क्या निकलेगा कि यदि गॉड ने आपको कोई टैलेंट दिया है, उस टैलेंट को हाइड करना, छिपा लेना, ठीक है, वो क्या है, वो इतना बड़ा एक पनिशेबल क्राइम है, इक्वल टू डेथ, कि इसकी तो सजा मौत ही होनी चाहिए। इट इज अ सिन टू हाइड वन्स टैलेंट्स, पनिशेबल बाय डेथ। ये मिल्टन के विचार हैं कि गॉड ने मुझे टैलेंट दिया ऑफ राइटिंग पोएट्री, बट आई कुडंट यूज इट, लेकिन मैं इसको काम में नहीं ले पाया। एंड दिस इज अ हीनियस क्राइम एंड दिस क्राइम मस्ट बी पनिश्ड बाय डेथ। ठीक है, इस तरह के विचार जो उसके मन में आ रहे हैं। देखिए सबमिशन, देखिए ईश्वर के प्रति, अंधा होने के बावजूद भी वो इस तरह से सोच रहा है। तो यहां जो ऑक्टेव पार्ट है वो एक पेसिमिज्म अर्थात निराशावाद से भरा हुआ है। आगे देखिएगा, ठीक है। और ये टैलेंट क्या कर रहा है, ये हमारे लिए अल्यूशन है। अल्यूशन का मतलब क्या हो गया, संकेत या इशारा है, ठीक है, संकेत या इशारा है, ठीक है। किस बात का इशारा है, ये जो पैरेबल है, ठीक है, उसकी तरफ इशारा है जो मैथ्यू ने लिखा था। अब आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति में चलेंगे। लाइन नंबर 4 और 5 जो है उसकी बात हम यहां पर करने वाले हैं। लॉज्ड विद मी यूजलेस, तो कहता है ये जो टैलेंट है, लॉज्ड विद मी यूजलेस, यूजलेस का मतलब बेकार पड़ा है। अब जब ये शब्द उसके मुंह से निकलते हैं ना, तो बहुत ही बेचारा एकदम से बिटरनेस उसके जुबान में घुल जाती, कड़वाहट उसकी जुबान में घुल जाती है कि देखो भगवान ने कितना प्रेम से मुझे टैलेंट दिया था, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। लॉस्ट विद मी यूजलेस, मैंने इसको यूजलेस करके छोड़ दिया है, ठीक है। दो यद्यपि माई सोल मेरी आत्मा, माई इनर सेल्फ जो है, मोर बेंट का मतलब क्या होता है, मोर डिटरमिन्ड, कि बहुत ही ज्यादा इच्छुक थी कि मैं कुछ अच्छा लिखूं, इस टैलेंट को काम में लूं, कि टैलेंट मेरे को दिया गया ईश्वर के द्वारा, मैं कुछ लिखना चाहता था लेकिन लिख नहीं सका, और मैंने इस टैलेंट को क्या कर दिया, बिल्कुल यूजलेस कर दिया है। तो ये बात जो है उसके मन में आती है। टू सर्व देयर विद, मेरी तो ख्वाहिश क्या थी कि मैं इस टैलेंट के माध्यम से क्या करता, टू सर्व देयर विद, इसके माध्यम से, देयर विद यानी टैलेंट के लिए आ रहा है, ठीक है। विद माई मेकर, भैया मेकर शब्द जो है इसका मतलब क्या है, माई मेकर, मेरा भगवान, माई गॉड, मेरे बनाने वाले, अर्थात जिसने मुझको बनाया है, अर्थात कौन है, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान, ठीक है, उसकी मैं सेवा करना चाहता था। ऑन हिज 23rd बर्थडे नाम से भी एक मिल्टन एक सोनेट लिखा है, और वहां पर भी इसने माई मेकर शब्द का इस्तेमाल किया है, इस फ्रेज का इस्तेमाल किया है। तो मिल्टन ने रिपीटेडली इस शब्द को कई पोएम्स में इसने काम में लिया है।
तो टू सर्व देयर विद माई मेकर, तो मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं इस टैलेंट को काम में लेकर के मेरे ईश्वर को, मेरे निर्माता को, ठीक है, मैं उसकी सेवा करता उस टैलेंट के माध्यम से, एंड प्रेजेंट टू यूज हिज एंड प्रेजेंट, और मैं क्या करता, प्रस्तुत करता, क्या प्रस्तुत करता, देखिए अगली पंक्ति में, माई ट्रू अकाउंट, और मेरा सच्चा लेखा जोखा जो है मैं प्रस्तुत करता। ये अकाउंट शब्द इसने फिर से कहां से लिया, उस पैराबल से लिया है, ठीक है। वो नौकर जो अपने मालिक के वापस लौटने पर क्या करते हैं, अपना पूरा अकाउंट उनको दिखाते हैं, देखिए हमने ऐसे से पैसा इन्वेस्ट किया था, ये हमने कमाया, ऐसे से कमाया, इतनी धनराशि हो गई है, वो अकाउंट। तो कहता है उसी तरह से मैं भी क्या करता, मेरा पूरा सच्चा लेखा जोखा मैं ईश्वर के सामने प्रस्तुत करता, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कब करता, जब मैं, मेरी मृत्यु हो जाती, मैं ईश्वर के पास जाता, डूम्स डे, द डे ऑफ जजमेंट, उसके बाद में जब मेरी ईश्वर से मुलाकात होती तो फिर मैं उसके सामने ऐसा करता। ये मेरी ख्वाहिश थी, मेरी आत्मा तो ये चाहती थी, लेकिन टैलेंट क्या हो गया, यूजलेस हो गया है। अब देखिए लेस्ट ही का एच जो है वो कैपिटल में, ही का एच क्या है, कैपिटल के लिए। तो गॉड शब्द के लिए आप कोई नाउन इस्तेमाल करें, प्रोनाउन इस्तेमाल करें, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्टिव केस में हो, ऑब्जेक्टिव केस में, कोई से भी केस में हो, उसका पहला जो लेटर होता है हमेशा ही आपको उसको कैपिटल लेटर में यूज करना होता है। तो यहां पर ही का प्रयोग जो है गॉड के लिए हुआ है। लेस्ट ही रिटर्निंग का मतलब जब मैं वापस लौटूंगा, कब, मृत्यु, डे ऑफ जजमेंट, डूम्स डे, ठीक है, उसका जिक्र है। चाइल्ड का मतलब क्या होता है, स्कोल्ड, डांटना, रेप्रीमेंड, ठीक है, पनिश। तो ईश्वर जो है मुझे क्या करेंगे, डांटेंगे, पनिश करेंगे, उस मालिक की तरह से जिसने अपने तीसरे नौकर को क्या किया था, पनिश किया था, अभी आपने तस्वीर में देखा था पीछे, ठीक है, उसकी तरह से मुझे क्या करेंगे, पनिश करेंगे। डथ, फिर उसके मन में एक सवाल आता है, सवाल क्या है वो सुन लीजिए। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, और इसको देखिए, ये सवाल जो है इसको विद इन इन्वर्टेड कोमास में भी रखा गया है, ठीक है। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, डथ जो है इसका मतलब क्या है, डज। ओल्ड इंग्लिश में डज को क्या लिखते थे, डथ लिखते थे। गॉड फिर से जी कैपिटल है। एग्जैक्ट का अर्थ क्या है, एक्सपेक्ट करना, उम्मीद रखना। डे लेबर का मतलब ए फुल डेज वर्क भी होता है, और इसका एक अर्थ यह भी है कि वो है कार्य जो एक आंखों वाला व्यक्ति कर सकता है, अंधा नहीं कर सकता। केवल कौन कर सकता है, जिसके पास आंखों की रोशनी हो वो कर सकता है, उसको लिए डे लेबर कहा गया है। तो डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड का मतलब जो व्यक्ति अंधा है, व्हेन यू कांट सी, जब रोशनी आपके लिए क्या होगी है, डिनाई होगी, रोशनी की मनाही आपके लिए हो गई है, ठीक है, तो उसके लिए क्या कहा गया, लाइट डिनाइड कहा गया है। तो कहता है, क्या कहना चाह रहा है वो देखिएगा कि डज गॉड डिमांड अ फुल डेज वर्क इवन इफ यू आर ब्लाइंड, अर्थात क्या ईश्वर अंधे व्यक्ति से ऐसा कार्य कराना चाहता है जो आंख वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। उसने ये सवाल पूछा। अब ये सवाल कैसा है वो भी आप देख लीजिएगा। ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये, रेटोरिकल क्वेश्चन है। रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, जैसे ही आपको पता चलेगा तो इसका जवाब जो है आपको अपने आप ही मिल जाएगा। देखिए, रेटोरिकल क्वेश्चन वह प्रश्न होता है लिटरेचर में जो प्रश्न जो है वो स्वयं अपने आप में ही उसका उत्तर है। यदि आपका क्वेश्चन जो है अफर्मेटिव है तो उसका जवाब नेगेटिव में होगा, और यदि आपका क्वेश्चन नेगेटिव है तो उसका आंसर कोई अफर्मेटिव होगा। जैसे मैं आपको देखिए बोलूं, एक एग्जांपल देता हूं। मैं से कहूं क्या सचिन अच्छा बल्लेबाज नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, हाँ है। इसका तो जवाब इसके अंदर ही छिपा पड़ा है ना, हाँ है। मैं आपसे कहूं क्या धोनी अच्छा कप्तान नहीं है,
ठीक है, आपका जवाब क्या रहेगा? हाँ है। तो ये जवाब एक्चुअल में आप नहीं दे रहे हैं, उस क्वेश्चन के भीतर ही छिपा पड़ा है। तो रैट्रिकल क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अब इस सवाल को दोहराते हैं। मिल्टन गॉड से क्या पूछता है कि क्या ईश्वर, क्या भगवान अंधे व्यक्ति से भी उन्हीं कार्यों की अपेक्षा रखता है जो एक आंख वाला व्यक्ति ही कर सकता है? तो जवाब क्या है? ऑब्वियसली नॉट, नहीं भैया, ऐसे कार्यों की उम्मीद जो है ईश्वर नहीं रखता है। ठीक है, ये जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगली कुछ पंक्तियों में जो मिल्टन जो है, ठीक है, अपने धैर्य अर्थात पैशंस के माध्यम से ये उत्तर दे ही देता है। तो देखिए आगे, आई फॉन्डली आस्क, कि मैंने तो भगवान यूं ही पूछ लिया था। जैसे ही उसने ये भगवान से प्रश्न पूछा तो उसको लगा मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। कैसा अपराध? अरे भैया, ईश्वर की सत्ता, उसकी खिलाफत कर रहा हूं मैं तो, कि ईश्वर की मर्जी है कि उसने मुझे ये अंधापन दिया है, ईश्वर की मर्जी है और मैं उसके खिलाफ प्रश्न पूछ रहा हूं। तो तुरंत ही भीतर से एक डर जो है उसको जकड़ लेता है। ठीक है, और उस डर के मारे फिर वो कहता है हे भगवान, मैंने तो यूं ही बस मूर्खतावश पूछ लिया था। ठीक है, और ऐसे करके अपने सवाल से थोड़ा पीछे हट जाता है। आई फॉन्डली आस्क, इस फॉन्डली शब्द पे गौर कीजिएगा। फॉन्डली शब्द का जो शाब्दिक, जो लिटरल मीनिंग है वो तो क्या होता है? प्यार से। इसी से बना फॉन्डल। फॉन्डल का अर्थ क्या होता है? किसी को प्यार से सहलाना होता है ना, फॉन्डल। ठीक है, तो उससे बना फॉन्डली। तो फॉन्डली का मतलब क्या होता है? प्यार से। लेकिन यहां इसका अर्थ क्या? फुलिशली। तो ये कहता है कि आई फॉन्डली आस्क, कि हे भगवान, मैं तो यूं ही पूछ लिया था। अब देखिए पंक्ति नंबर कौन सी में पहुंच गए अपन? 8वीं में पहुंच गए। इतनी देर तक मिल्टन क्या कर रहा था? अपने अंधेपन की शिकायत कर रहा था, कुछ ग्रजित जो है वो बड़बड़ा रहा था, मर्मरिंग साउंड अटर कर रहा था। अब तुरंत ही रुक जाता है कि हे भगवान, गलती होगी, मुझे आपकी सत्ता के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था, गलती हो गई। यहां पर देखिए सेमीकोलन का इस्तेमाल हुआ है। क्या है? यहां तुरंत ही मिल्टन क्या करेगा? अब अपने चेंज ऑफ थॉट, विचारों में बदलाव लेकर के आएगा। विचारों में बदलाव लेकर के आएगा कि भगवान से शिकायत करी, अब लगा भगवान नाराज हो जाएंगे, तो इस तरह के शब्दावलियों को काम मिलेगा, ऐसे विचार व्यक्त करेगा जिससे भगवान नाराज ना हो, प्रसन्न होने लग जाए। ठीक है, तो चेंज ऑफ थॉट, जिसको आप क्या बोलते हैं? वोल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वोल्टा भी बोलते हैं। और ये जिसके माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसको आप कैस्यूरा जो है, ये भी आप इसको बोलते हैं। तो सेमीकोलन यहां क्या कर रहा है? इंडिकेट्स अ चेंज इन टोन फ्रॉम ए मूड ऑफ बिटर फ्रस्ट्रेशन टू मूड ऑफ सबमिशन। इतनी देर फ्रस्ट्रेशन जो है उसको जाहिर कर रहा था, और अब क्या कर रहा है? अब भगवान के प्रति समर्पण भाव जो है, सबमिशन जो है, रेजिग्नेशन जो है, उसको शो कर रहा है, डेडिकेशन को शो कर रहा है। चेंज इन थॉट। फिर आगे देखिए, बट पैशंस टू प्रिवेंट, लेकिन तभी मेरे भीतर से मेरा पैशंस जो है वो आता है, मुझे रोकता है। प्रिवेंट, रोकना। चेक, चेक का मतलब रोकना हो गया। स्टॉप भी आप इसको कह सकते हैं। पैशंस का देखिए कि पी क्या है? कैपिटल है, तो दैट मीन्स पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ यहां पे। ठीक है, पैशंस को क्या किया गया है? यहां पर्सोनिफाई किया गया है, कि जैसे कोई व्यक्ति, मिल्टन के अंदर से कोई दूसरा, जैसे कोई व्यक्ति बाहर निकल के गया हो, ठीक है, आप कोई क्राइम करने जा रहे, आपको कोई रोकता है, ठीक है, कौन रोकेगा? इंसान ही रोकेगा भैया। तो पैशंस जो है वो क्या करता है? उसके आड़े आता है, उसको रोकता कि हे बेवकूफ, माय डियर फूल, क्या करने जा रहे हो? ऐसा कह करके मिल्टन को वो रोक लेता है। कौन रोकता है? पैशंस। यहां पर भी प्रश्न जो है तैयार होता है, याद रखिएगा। दैट मर्मर, किस चीज को रोकता है वो? मर्मर। मर्मर क्या होती है भैया? बड़बड़ाहट होती है। ठीक है, लाउड नहीं होता है, बिल्कुल धीरे धीरे आप किसी बात की क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। जैसे यो मानिए आप घर पे मम्मी ने आपको कोई काम करने के लिए कहा और आपका काम करने का मन है नहीं, तो आप कहते क्यों, मैं ही हूँ क्या, ये छोटे वाला नहीं है क्या, इसको तो कभी कुछ कहते नहीं हो, ये ऐसे से आप मन में बड़बड़ाते हो ना, दैट इज कॉल्ड अ मर्मरिंग साउंड, कंप्लेनिंग साउंड। तो मिल्टन कहता है कि
जो मेरा पैशंस है ना, मेरी इस मरमराहट को, ठीक है, बड़बड़ाहट बोलते हैं वैसे तो मैंने इंग्लिश में बोल दिया मरमराहट, ठीक है, इस मरमर साउंड को, इस कंप्लेंट को रोकने के लिए पैशंस आड़े आता है, उसको रोकता है. दैट मरमर सून रिप्लाइज, और वो मेरा पैशंस जो है वो जवाब देता है. ये जवाब कौन दे रहा है? सून रिप्लाइज. ये जवाब कौन दे रहा है? पैशंस जवाब दे रहा है उसको. किसका जवाब? उस प्रश्न का जो अभी थोड़ी देर पहले मिल्टन ने पूछा था. क्या पूछा था? डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, कि क्या ईश्वर को एक अंधे व्यक्ति से उन कार्यों की अपेक्षा है जो कोई एक आंखों वाला व्यक्ति ही कर सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो पैशंस आकर के देता है. क्या देता है? गॉड डथ नॉट नीड. अरे भैया, भगवान को जरूरत नहीं है तेरे इन कामों की जो तू सोच रहा है ना भीतर भीतर, कि तू अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट समझ रहा है कि भगवान तो तेरे बिना कुछ कर ही नहीं पाएगा. अरे भैया, तू भगवान के सामने कुछ नहीं है, तुच्छ सा है. और भगवान तो टैलेंट दे देते हैं, ठीक है, हिंदी फिल्मों के गाँव के जमींदार ठाकुरों की तरह से दे दिया, ठीक है, जा, बदले में कुछ नहीं चाहिए. तो ये इतने दातार हैं. तो गॉड डथ नॉट नीड. डथ का मतलब आप समझ गए? डथ का मतलब क्या है? डज. तो गॉड डज नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क, ना ही तो मनुष्यों की कार्यों की आवश्यकता है, और हिज ऑन गिफ्ट्स. इसको हिज को आप इसको कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है, और हिज ऑन गिफ्ट्स. गिफ्ट्स का मतलब क्या है? टैलेंट्स. तो ईश्वर को मनुष्यों के द्वारा उनके प्रति किए गए कार्यों की कोई आवश्यकता नहीं है. ईश्वर ने जो गिफ्ट्स मनुष्यों को दिए हैं, ठीक है, उसकी भी कोई उनको आवश्यकता नहीं है. ठीक है, क्यों? तो गॉड इज क्या है? सेल्फ सफिशिएंट. ईश्वर अपने आप में आत्मसंतुष्ट है. ही डज नॉट नीड आवर वर्क और द टैलेंट्स विच ही गिव अस. जो टैलेंट उन्होंने हमें दिया है वो कुछ भी उनको नहीं चाहिए बदले में. ठीक है, ये तो खुद मिल्टन, तुम खुद परेशान हो रहे हो. ईश्वर को तो तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं. हु बेस्ट का मतलब क्या है? वो भी ईश्वर की बहुत अच्छी सेवा करते हैं. बेयर हिज माइल्ड योक. ये बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, बहुत कुछ छिपा हुआ है इनमें, समझिएगा कैसे. बेयर हिज माइल्ड योक. बेयर का मतलब क्या होता है? सहन करना होता है. यहां इसको आप एक्सेप्ट करना भी ले सकते हैं, स्वीकार करना, इस अर्थ में भी आप इसको ले सकते हैं. हिज जो है फिर से गॉड के लिए आ गया. माइल्ड योक, इसको समझिएगा, जो माइल्ड योक जो है एक्चुअली में, पहली बात तो लिटरेचर की निगाह से आप देखें तो ये एक ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल भी है. ऑक्सीमोरन क्या होता है? साइड बाय साइड जब हम क्या करते हैं, दो कॉन्ट्रारी शब्दों को रख देते हैं. योक क्या होता है? एक सजा के तौर पे, आप लोग समझ पाएंगे इसी को. अपन बैल के ऊपर क्या करते हैं? बैलगाड़ी जो लगाते हैं ना उसके ऊपर, या हल जोतते समय एक लकड़ी का एक कॉलर जैसा कुछ, ठीक है, और ब्लॉक जैसा उस पर लगा देते हैं. अब उसको वजन तो लगता है, उसको परेशानी तो होती है, लेकिन जो पीछे जो गाड़ी उसमें जुती हुई है उसको खींचने में उसको क्या रहती है? आसानी रहती है. ठीक है, अब यदि वो सारा का सारा वजन उसको अपने सर पे लेके जाना पड़ता, सोचिए एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी के ऊपर 1000 किलो वजन रखा हुआ है. उस 1000 किलो का वजन यदि बैल के ऊपर रख दिया जाए फिर उसको चलाया जाए तो कितनी परेशानी हुई? उसको बहुत परेशानी होगी. लेकिन उसको उस जुए में जोत कर, योक एंड जुआ, उस जुए में जोत करके फिर उसको जब वो गाड़ी हाँक करके ले जाता है, गाड़ी घसीट करके ले जाता है, तब उसको इतना जोर नहीं आता है. जोर तो आता है लेकिन उतना नहीं आता है. तो इसको यूं समझिए, माइल्ड योक का मतलब क्या है? कि ईश्वर के द्वारा दिए गए थोड़े कष्ट, ठीक है, और आप क्या करते हैं? उन कष्टों को यदि आप सहन करते हैं तो आपकी जिंदगी थोड़ी सी क्या हो जाती है? आसान हो जाती है. जिंदगी क्या हो जाती है? आसान हो जाती है. एक्चुअल में ईश्वर जो हमें कष्ट देता है उसके पीछे हमारा कुछ भला छिपा हुआ होता है. यदि उस बैल के पास योक नहीं होता तो क्या वो वजन ले जा पाता? नहीं. उसी तरह से मिल्टन जो है इस फ्रेज को, माइल्ड योक को यहां पर काम में लेता है, इस ख्याल से कि हो सकता है
कि ईश्वर ने मुझे जो अंधा किया है, ये छोटी सी एक जो परेशानी दी है, उसके पीछे भी क्या पता कोई बहुत बड़ा मेरे लिए भला छिपा पड़ा हो। समझ गए? तो ये एक तरह से ये अल्यूशन भी है, इशारा, अल्यूशन लिया गया कहां से? न्यू टेस्टामेंट में ये देखने को मिलता है, वहां से अल्यूशन भी इसको लिया गया है। ठीक है, तो माइल्ड योग का मतलब क्या? द बर्डन दैट गॉड प्लेसेस अपॉन अस, वो परेशानियां, वो थोड़े कष्ट जो ईश्वर हमें देता है। तो बेयर हिज माइल्ड योक, कि वो लोग भी ईश्वर की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, जो ईश्वर के द्वारा दिए गए छोटे छोटे कष्टों को सहन कर लेते हैं और फिर भी उसके प्रति समर्पित रहते हैं। तो वो लोग भी क्या करते हैं? ईश्वर की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, तो वो लोग उसकी बहुत ही अच्छी क्या करते हैं? सेवा करते हैं। क्या करके? ईश्वर के द्वारा दिए गए। यू कैन ऑल्सो सर्व गॉड बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन प्लेस्ड ऑन यू, ईश्वर ने जो कष्ट तुम्हें दिए हैं उसको सहन करके भी आप बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। आगे देखिएगा, यहां थोड़ा सा छूट गया था, मैं लिख देता हूं। हिज स्टेट इज किंगली, कि ईश्वर का जो साम्राज्य है वो क्या है? वो बहुत विशाल है, किंगली। ठीक है, जैसे आजकल आप मार्केट से बैट वगैरह खरीदते हो ना, तो एक आता है किंग साइज। किंग साइज का मतलब बहुत बड़ी साइज का। ठीक है, तो यहां जो किंगली शब्द का मतलब क्या है? बहुत बड़ा है। क्लियर? तो हिज स्टेट इज किंगली, कि ईश्वर का साम्राज्य बहुत बड़ा है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, ये थाउजेंड्स जो है इसका मतलब क्या? थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, कि हजारों देवदूत जो है, ठीक है, एट हिज बिडिंग, ये बिड शब्द से बना है, BID बिड, मैं यहां लेता हूं इसको, BID बिड। बिड शब्द के काफी अर्थ होते हैं। ठीक है, बिड शब्द का अर्थ अलविदा कहना भी होता है, बिड शब्द का अर्थ जो है बोली लगाना भी होता है। ठीक है, और बिड का एक अर्थ जो है किसी काम को करने का आदेश देना भी होता है, अर्थात ऑर्डर या कमांड, ये मीनिंग भी बिड का निकलता है। तो यहां बिडिंग जो शब्द है इसका अर्थ क्या हो गया? कमांडिंग। कमांडिंग। तो थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, कि हजारों देवदूत जो हैं भगवान का आदेश पाते ही स्पीड के साथ में, तेज गति के साथ में क्या करते हैं? उनके आदेशों की पालना के लिए निकल पड़ते हैं। एंड पोस्ट, पोस्ट का अर्थ होता है पार करना, ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और जब तक ईश्वर की जो आज्ञा है उसकी पालना नहीं हो जाती तब तक वो उसी तेज गति के साथ में क्या करते हैं? यात्रा करते हैं और ईश्वर का जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ट्रेवल एट ग्रेट स्पीड अक्रॉस लैंड एंड सी, रश टू डू गॉड्स विल, अर्थात ईश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए वो बहुत तेज गति से जाते हैं। आगे देखिएगा, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, अंतिम पंक्ति है कि वो लोग भी ईश्वर की बहुत अच्छी सेवा करते हैं जो केवल क्या करते रहते हैं? हाथ बांधे खड़े रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि कब ईश्वर मुझे आदेश देंगे और कब मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। यहां पर यदि आप बात करें तो स्टैंड एंड वेट, ये पूरा जो सेंटेंस है अपने आप में एक पैराडॉक्सिकल सेंटेंस है। कैसा है? पैराडॉक्सिकल है। कैसे? पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है, पैराडॉक्स का अर्थ होता है विरोधाभास, अर्थात विरोध का आभास होता है। जैसे आप कोई कथन सुनते हैं तो कथन में आपको विरोध का क्या होता है? आभास होता है। तो कथन क्या था यहाँ पे? कथन ये था कि वो लोग भी ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं जो सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। अरे भाई, खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं, कुछ काम तो नहीं कर रहे, फिर सेवा कैसे कर रहे हैं? ठीक है, तो ये आपको विरोधाभास इसमें नजर आया। लेकिन विरोधाभास किसे कहते हैं वो सुनिएगा, कि ऊपरी तौर पर आपको विरोध का आभास होता है, लेकिन जब आप उस कथन पर थोड़ा गहराई से क्या करते हैं? विचार करते हैं, व्हेन
you just think deeply on this statement, then the real meaning comes out. तब जो असली अर्थ जो है ना वो बाहर निकल करके आता है, और तब वो कथन जो सत्य प्रतीत होता है आपको, कि किसी के आदेश के इंतजार में खड़े रहना भी क्या है, अपने आप में एक सेवा है। ठीक है, कि न जाने कब हमें आदेश मिले और कब हम ईश्वर की जो आज्ञा है उसका अनुपालन करें। तो इस तरह का भाव जो है यहाँ पर व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे आप इसको। तो ये भी एक अल्यूशन है, जेम्स से लिया गया है। वेट विद कॉन्स्टेंट लॉयल्टी इन फेथ, बड़ी वफादारी के साथ में, बड़े विश्वास के साथ में, जिसमें इंतजार करना बताया गया है ईश्वर का उनके देवदूतों के द्वारा। ये अल्यूशन जो है इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसका जो इस पोएम के संदर्भ में जो अर्थ निकलता है वो सुन लीजिएगा, कि डिसेबल्ड पर्सन का मतलब जो विकलांग है। तो मिल्टन एक तरह से, अब क्या विकलांग ही तो हो गया वो, तो डिसेबल्ड पर्सन्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ईच पर्सन हैज अ प्लेस इन लाइफ, एवरीवन हैज अ पर्पस। और सभी व्यक्तियों के जीवन का क्या होता है, उद्देश्य होता है। आप तो मिल्टन महाशय, आप तो सिर्फ क्या करें, आप यदि हाथ जोड़ के ईश्वर की आज्ञा का सिर्फ आदेश करें तो वो भी क्या है, ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर की सेवा है। ठीक है, और इस तरह से आप क्या करते हैं, ईश्वर की एक बेहतरीन सेवा करते हैं। ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस इसमें कौन कौन से यूज हुए ये मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, पूरी पोएम का मैंने यहाँ पैराफ्रेज जो है आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया है। अब कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा, जो लेकिन अभी तो नहीं, अभी काफ़ी वक्त हो चुका है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम करेंगे कल करेंगे इसको, है ना, कल हम इसको करेंगे, जिसमें आप ऑन हिज ब्लाइंडनेस के भी क्वेश्चंस आप देखेंगे, और मिल्टन की लाइफ से भी कुछ क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर आपको देखेंगे। हम सब मिलकर के उनको हल करेंगे। और मैंने शुरुआत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो मिल्टन ने यूज़ किए हैं, उसका जवाब आप सुन लें, 7। ठीक है, तो 7 या ज़्यादा बार मिल्टन ने क्या किया है, इसमें ऑटोबायोग्राफिकल टोन में जो प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउंस है, उनको यूज़ किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कल हम इसके क्वेश्चन जो हैं वो करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।